Good evening, students. Kindly mark your attendance in the chat box. Is it visible? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, थैंक यू। आवाज क्लियर आ रहा है ना? ओके, थैंक यू। हम लोग रिवीजन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट रिवीजन किया था और उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि लीनियर इक्वेशन किसे मतलब कौन कौन सा होता है, उसका पहचान कैसे करते हैं, वो सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया था। उसके बाद ग्राफ भी मैंने डिस्कस कर दिया था। ओके, और लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट भी मैंने डिस्कस किया था। ओके, कि कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें तो डिटर्मिनेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेमर्स रूल। ठीक है, क्रेमर्स रूल जो है एक मेथड है जिससे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो भी इक्वेशंस है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक आपका ये डिटर्मिनेंट मेथड है जिससे कि हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्रेमर्स रूल होता क्या है। ओके, तो क्रेमर्स रूल में आपका सीधी सीधी बात ये है कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस b1y इक्वल टू c1। ओके, और दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। राइट, तो हम लोग जब भी कोई भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम उसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद जैसे अरेंज करेंगे तो हमारा जो d का वैल्यू होगा वो होगा आपका, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ताकि आपको ये क्लियरली रहे। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, तो ये आपका दो इक्वेशन है, ये पहला ओके, तो d निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, d इक्वल टू होगा आपका, जैसे देखिए d कैलकुलेट करने के लिए d लिखने का तरीका ये है कि c1 और c2 जो भी कांस्टेंट टर्म है इसको ढक दो हाथ से, फिर a1 a2 b1 b2 ऐसे जैसे जैसे है x और y का कोफिशिएंट वैसे। फिर dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो dx कैलकुलेट करने के लिए हम कांस्टेंट टर्म को पहले लिखते हैं। ठीक है, जब भी dx कैलकुलेट करना होगा तो कांस्टेंट टर्म को और फिर b1 और b2 को लिखेंगे। ओके, फिर dy लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो dy इक्वल टू y वाला टर्म है तो यानी कि y का कोफिशिएंट इसमें नहीं आएगा। ओके, तो कौन कौन सा आएगा, a1 a2 और c1 c2, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो dx में क्या होगा, x वाला टर्म x का कोफिशिएंट नहीं आएगा। ओके, dy में y वाला कोफिशिएंट नहीं आएगा, d में कांस्टेंट टर्म वाला वैल्यू नहीं आएगा। ओके, जब आप dx और dy लिख लोगे तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू होता है dx बाई डी, x इक्वल टू dx बाई डी। तो dx का जो वैल्यू यहाँ से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे और dx का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट करोगे और d का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो d यहाँ पे पुट करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा। ओके, और y का वैल्यू उसी तरीके से dy का वैल्यू, dy ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करोगे तो dy का वैल्यू मिलेगा और फिर d यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से आप x और y का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ये काफी इजी मेथड है सॉल्व करने का, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। ओके, अब हम लोग
चलते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है और कौन सा आपका नो सॉल्यूशन होगा और कौन सा मेनी सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि हम लोग लास्ट में करेंगे। तो कोई बीच से मतलब क्लास लेफ्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये सारा डिस्कस करने के बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और ये भी हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सारे चीजों पे भी मैं आज डिस्कशन करूंगा अगर टाइम मिला तो। ओके, जैसे कि ये आपका 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपका दो इक्वेशन है। तो ये किस तरीके से है, इस तरीके से है आपका। ओके, तो सबसे पहले हम जिस फॉर्म में हम लोग लिखते थे उस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, ये थोड़ा सा बहुत दिख नहीं रहा होगा। ओके, अब दिखेगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 4, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, फिर दूसरा के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6x, अब ये माइनस 5y है तो इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस 5y, तो प्लस 5y इक्वल टू 8, ये आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग d निकालने के लिए क्या करेंगे, d का वैल्यू क्या होगा, d इक्वल टू डिटर्मिनेंट, जैसे d वाला वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4 यहाँ पे और यहाँ पे 6। ओके, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो आप लोग d का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कि कितना आएगा। ठीक है, ये आप लोग करेंगे। फिर उसके बाद dx निकालेंगे। ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या होगा, dx इक्वल टू आपका होगा, देखिए dx में क्या करते हैं, पहले कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो 4 और 8। ठीक है, तो 4 8 और फिर x वाला टर्म नहीं आता है तो y वाला टर्म आएगा 3 और 5। ठीक है, 3 5। अगर इसके आजू मतलब इसके बगल में आपका माइनस वाला टर्म रहता तो हम माइनस भी लिखते हैं। ओके, यहाँ पे माइनस नहीं है तो हमको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो dx का भी वैल्यू कैलकुलेट करिए, फिर हम dy निकालेंगे। dy इक्वल टू क्या होगा, y वाला टर्म का कोफिशिएंट नहीं आएगा इसमें, तो क्या होगा 4 6 और 4 8। ओके, तो डिटर्मिनेंट आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, तो किसने किया, सोहम। डी का वैल्यू कितना आएगा, 5 इंटू 4। ठीक है, 5 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, तो 5 इंटू 4 कितना होगा, 20 माइनस 6 इंटू 3 18, इसका वैल्यू कितना होगा, 20 माइनस 18 2। ओके, तो d का वैल्यू 2 आया, वेरी गुड। dx का वैल्यू कितना आएगा, 5 इंटू 4 20 और 8 इंटू 3 24, 20 माइनस 23 और 24। ठीक है, 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 3 माइनस 24। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा, ये होगा -4। ओके, dy का वैल्यू कितना होगा, 8 इंटू 4 32, 6 इंटू 4 24। ठीक है, ये कैसे करते हैं सबको पता है ना, हम लोग जब भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो पहले ये वाला जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होता है उसको लास्ट रो और लास्ट
कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 4 इंटू 8 पहले करते हैं, उसके बाद फिर 6 इंटू 4 करेंगे। ओके, तो 32 माइनस 24 ये कितना होगा 8, इसका वैल्यू कितना होगा 8 होगा। ओके, तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। डी डी एक्स डी वाई कैसे निकाले, डिटर्मिनेंट कैसे निकाले, किस तरीके से हम इक्वेशन को अरेंज करते हैं, अरेंज करके फिर डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसमें बच्चे क्या करते हैं बाय मिस्टेक, पहले वो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं 6 इंटू 3 पहले कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे +2 आना चाहिए था, तो -2 आ जाएगा, तो हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए घबराना नहीं है, मतलब सही, मतलब ठीक से करना है, जो जो स्टेप है उस तरीके से करना है। तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू डी एक्स बाई डी, तो dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू -4, तो -4 डिवाइडेड बाई d का वैल्यू 2, तो ये हो गया आपका -2। ओके, y का वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू क्या होता है dy बाई डी। ठीक है, dy बाई डी इक्वल टू 8/2, तो ये होगा आपका 4। ठीक है, इसी तरीके से क्रेमर्स रूल से हम लोग इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस x, y इक्वल टू -2, 4। ठीक है, और यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पे जब भी हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग SOL ऊपर N ऐसे करके लिख सकते हो। ओके, और डबल डॉट करके ऐसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, जब भी सॉल्व करोगे तो इधर आपका जो चौथाई होता है, मतलब कि स्पेस इधर का मार्जिन जो भी होता है उसको, मतलब आपको मार्जिन छोड़ के लिखना होता है। ठीक है, मार्जिन के अंदर में नहीं लिखना होता है। ठीक है, जिसको आप लोग चौथाई बोलते हो। ओके, कॉपी जो भी आपका होता है पेज में लेफ्ट साइड में हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं ना, कुछ स्पेस, वही आपका मार्जिन होता है। मार्जिन को उतना छोड़ करके लिखना चाहिए, ये नहीं कि इधर पूरा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट नहीं करते। ओके, तो ये सारी चीजों का आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो ये क्रेमर्स रूल में इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको नोट भी करना है किसी को। ओके, तो ये सारा भी क्वेश्चन उसी तरीके का है। ठीक है, और ये y/2 है यहाँ पे। ठीक है, जब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, तो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट होगा, वो क्या होगा -1/2। ठीक है, y का कोफिशिएंट क्या होगा -1/2 आप लोगे। ओके, ये नहीं कि यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन देख के छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है। ओके, y का कोफिशिएंट क्या होगा -1/2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1/2। तो इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब घबराना नहीं है, जब भी आए इस तरीके के सवाल। देखो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे फ्रैक्शन में है। ओके, फ्रैक्शन में यहाँ पे, तो फ्रैक्शन वाला डिटर्मिनेंट तो आपने सॉल्व किया ही होगा, तो उससे घबराना नहीं है। उसी तरीके से जो जो स्टेप है बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको इतना सा याद रखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक, तो ये आपका क्रेमर्स रूल फिनिश हो गया। ये वाला टर्म जो है आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, ये जो है आपका इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस करके लिखते थे, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस से बाहर है। ओके, आप लोग भी मार्क कर लीजिए, पेज नंबर में बताता हूँ।
पेज नंबर 16 का ये जो आपका एक्टिविटी है ये नहीं आएगा। 17 में पूरा पेज मतलब कि नहीं है, और 18 जो है 18 में भी कंप्लीट पेज मतलब गायब है। ओके, 19 का भी कंप्लीट पेज मतलब नहीं आने वाला एग्जाम में। नेक्स्ट आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये आपके एग्जाम में आएगा। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में होता क्या है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम होगा, और वर्ड प्रॉब्लम से आपको मतलब उसका इक्वेशन को फ्रेम करना है, और इक्वेशन को फ्रेम करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि काफी लोगों को इसमें बोट वाले में दिक्कत होता है, इसी को हम लोग देखते हैं। ओके, जैसे कि कैसे फ्रेम करेंगे वो देखिए। जैसे क्वेश्चन है, ए बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक है, कोई बोट है जो कि 16 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम जब भी बोलेगा तो वो जो आपका करंट होता है वाटर करंट, मतलब कि जलधारा, मतलब जो पानी का जिस तरीके की तरफ डायरेक्शन होता है, ठीक है, पानी जिधर की तरफ बहता है आपका फ्लो होता है जिधर की तरफ, ठीक है, उसके अपोजिट वाले को हम लोग बोलते हैं ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अपोजिट वाले को मतलब जिधर की तरफ पानी आपका बह रहा है, ठीक है, जिधर फ्लो हो रहा है वाटर, तो उसके अपोजिट मतलब जो भी हम लोग जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो वाटर करंट है, मतलब जलधारा है, उसके साथ साथ मतलब बहना, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जैसे कि ये आपका वाटर इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसके अपोजिट जाएंगे, अगर हम इसके अपोजिट जाएंगे वाटर करंट के, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम। अगर हम वाटर जिधर की तरफ फ्लो हो रहा है वाटर करंट, अगर उस तरफ हम जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डाउन। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो, इसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आपको क्लियर रखना है कि कौन सा आपका डाउन स्ट्रीम है और कौन सा अप स्ट्रीम है। ओके, और जिधर की तरफ मतलब वाटर का फ्लो हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर करंट। ठीक है, वाटर करंट। ये बोल रहा है कि 16 किलोमीटर जो है वो ए बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। 6 आवर में ये 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब जो जिधर की तरफ पानी बह रहा है उसके अपोजिट जाता है, और 24 किलोमीटर जिधर की तरफ वाटर का डायरेक्शन है उधर जाता है। ओके, कितना समय लगता है? 6 आवर का। ओके, नेक्स्ट है द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। ठीक है, वही बोल रहा है कि वही सेम बोट 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में फ्लो मतलब जा रहा है, वो 13 आवर्स उसको समय लग रहा है। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट का स्पीड बताना है। ओके, और बताना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्टील मतलब स्टील वाटर का मतलब हुआ कि शांत, ठीक है, मतलब वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब पानी जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में वाटर का फ्लो होता है, नहीं होता है। तो जैसे कि स्टील वाटर मतलब वाटर मूव नहीं कर रहा है, तो वैसे वाटर को हम लोग बोलते हैं स्टील वाटर। और वाटर करंट किसको बोलेंगे कि कोई मतलब जो आपका मूव कर रहा है। ओके, वाटर मूव करेगा तो उसको हम लोग वाटर करंट बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे, स्टील वाटर को हम लोग मान लेते हैं लेट द, मतलब इसका स्पीड जो है बोट का स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि x किलोमीटर है। ओके, और वाटर करंट में बोट का स्पीड जो है वो y किलोमीटर, मतलब सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो स्टील वाटर में बोट का स्पीड होगा उसको हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ओके, और
वाटर करंट का जो स्पीड है उसको हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक तो मतलब कि आपका बोट मूव कर रहा है, ठीक है। तो बोट मूव कर रहा है उसको हम लोग मतलब कि स्टील वाटर में बोट का स्पीड क्या है वो हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं, ओके, जो कि पूछा है। और दूसरा हम वाटर करंट हमसे पूछा गया है, तो वाटर करंट का स्पीड हम लोग कुछ y मान लेते हैं, ओके। तो ये हो गया। तो अब बताओ कि स्टील वाटर में बोट का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ओके, और वाटर करंट का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर की तरफ वाटर करंट चल रहा है, ठीक है, जिधर की तरफ वाटर करंट आपका चल रहा है, अगर उस उधर साइड में जाएंगे तो जो ये बोट होगा, ठीक है, ये जो बोट होगा वो मान लो इधर जा रहा है, ठीक है, बोट आपका इधर जा रहा है और पानी भी इधर ही बह रहा है, ठीक है। तो दोनों एक साथ मूव करेगा तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का स्पीड हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपका x प्लस वाई, ठीक है। x जो है वो किसका स्पीड है, बोट का स्पीड, और y जो है वो वाटर का स्पीड है, तो x प्लस वाई हो गया। अब अप स्ट्रीम में हमको स्पीड निकालना है बोट का, तो वो कितना होगा, तो ये देखिए ये वाटर मतलब इधर की तरफ मूव कर रहा है, अब ये जो बोट है वो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि वाटर करंट इधर जितना जाएगा फिर कुछ वाटर करंट क्या करेगा, इसको इधर की तरफ पीछे की तरफ बैक लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोट का स्पीड माइनस वाटर करंट, ठीक है, जितना वाटर करंट उसको पीछे लेके चला गया धकेल करके उतना हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई, ठीक है। जैसे आप इतना कर लिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ओके। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बोट जो है वो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में मूव कर रहा है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में मूव करता है वो 6 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइम, ठीक है। तो इसका टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम का, और डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल लेते हैं। तो अप स्ट्रीम का क्या होगा टाइम, तो अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है अप स्ट्रीम में, 16 किलोमीटर, तो 16 डिवाइडेड बाई, और अप स्ट्रीम माइनस होगा 16 बाई x माइनस वाई। अब प्लस करेंगे तो ये टाइम क्या हो गया, ये टाइम आपका हो गया अप स्ट्रीम में जाने का, ओके। अब हम देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो डाउन स्ट्रीम का टाइमिंग कितना होगा, तो डाउन स्ट्रीम में आपका मूव कर रहा है 24 किलोमीटर, ठीक है, और उस डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, तो x प्लस वाई है, ठीक। तो 24 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और टोटल टाइम कितना है, 6 आवर का है, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक। दूसरा इक्वेशन दूसरे कंडीशन से बनाएंगे। तो दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो क्या होगा 36 डिवाइड बाई अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम का स्पीड यही है। और डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में 48 किलोमीटर जा रहा है, ठीक। तो 48 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम 13 आवर, तो 13 आवर टोटल टाइम, ठीक। अब को रिप्लेस कर देंगे m से, और 1 बाई एक्स प्लस वाई को रिप्लेस कर देंगे n से, ओके। ये सब आपने पढ़ा होगा कैसे करते हैं, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब m से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 16m प्लस 24n इक्वल टू 6, ओके। और ये हो गया आपका 36m प्लस 48n इक्वल टू 13, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो m और n का वैल्यू आएगा 1/4 और n का वैल्यू आएगा 1/12, ओके। और फिर m और n का वैल्यू आप क्या करोगे, m और n को का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। 1/x माइनस वाई
इक्वल टू एम होगा और 1/x प्लस वाई इक्वल टू एन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा और x प्लस वाई इक्वल टू 12 होगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y का वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका 8 आएगा और y का वैल्यू 4 आएगा, ठीक। तो x किसको एज्यूम किए थे कि बोट का स्पीड स्टील वाटर में तो कितना होगा 8 किलोमीटर पर आवर और वाटर करंट का स्पीड क्या होगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक। आवाज आ रहा है ना? ओके, यस, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, आप लोग बताइए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स नंबरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर बिकम्स, पहले सबसे पहला काम आपको जब भी एप्लीकेशन आप इसका एप्लीकेशन है या फिर वर्ड प्रॉब्लम वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको पहले उसको अच्छा से पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स numerator, okay. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction, यहाँ पे फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को हम लोग मान लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सबको समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो नमरेटर मतलब कि नमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स नमरेटर का हो जाता है। कब हो जाता है? जब हम लोग नमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मतलब रिड्यूस कर देते हैं, मतलब 6 दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को मान लेते हैं लेट द, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक। लेट द फ्रैक्शन इज x by y, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द नंबरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y एंड फ्रैक्शन इक्वल टू x by y, ऐसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ओके। अब देखिए, अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में आपका डिनोमिनेटर जो है इस ये वाला लाइन पढ़िए और इसका कंडीशन लिखिए, क्या होगा कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या है आपका y है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो कितना है, ट्वाइस द इट्स नंबरेटर, मतलब नंबरेटर का ट्वाइस है। और इतना ही नहीं है, इसमें हम लोग 4 ऐड भी करेंगे तो +4, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन का ये, ओके। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 सॉरी 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो नंबरेटर के 12 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग दोनों में से नंबरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड
कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ओके। तो सेकेंड कंडीशन से क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोनों में हम क्या करेंगे, 6 रिड्यूस करेंगे। तो ये देखिए नंबरेटर में से हम 6 रिड्यूस कर दिए और डिनोमिनेटर से 6 रिड्यूस कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, क्या 12 टाइम्स करेंगे तो ये 12 टाइम्स हो जाता है किसके, डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स हो जाता है नंबरेटर के, तो ये 1/12। ठीक, ओके। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा आगे मतलब सॉल्व करके लिख सकते हो, ये 12 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू y माइनस 6। ठीक, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 12x माइनस 72 इक्वल टू y माइनस 6। ठीक, ये हो जाएगा आपका 12x माइनस वाई इक्वल टू 72 प्लस 6 कितना होगा, 72 माइनस 6। ओके, ये होगा आपका 66। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। ओके, तो क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर दो इसको। तो ये होगा आपका d कितना होगा, d इक्वल टू d का वैल्यू होगा 2 12 माइनस 1 माइनस 1। dx का वैल्यू कितना होगा, dx का वैल्यू होगा पहले कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो -4 66 -4 66, उसके बाद y वाला कोफिशिएंट लिखते हैं, y का कोफिशिएंट क्या है -1 -1, फिर dy। ठीक, dy इक्वल टू क्या होगा, x का कोफिशिएंट 2 12 और -4 और 66। ठीक, तो d का वैल्यू कितना आएगा, किसी ने कैलकुलेट किया, d इक्वल टू -14। ओके, वेरी गुड। dx का dx का कितना वैल्यू होगा, -62। देखिए 66 और -1 में ये -4 और -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा। ओके, फिर माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे -4 इंटू -1 कितना होगा, +4। ओके, और -66 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 66 यहाँ पे होगा, तो ये हो गया आपका 70। ओके, ये इसमें क्या होगा, -2 -2 माइनस माइनस प्लस और ये 12। ठीक है, तो 12 माइनस 2 10 होगा। ठीक है,
यहाँ पे 10 होगा। ठीक, डीवाई का वैल्यू निकालिए। कैसे आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि गलत हो जा रहा है? डिटर्मिनेंट में किसी को कोई दिक्कत है अभी भी? देखो, डिटर्मिनेंट जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जिनको भी दिक्कत है देखिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये आपका कॉलम का जो एलिमेंट है उसको लास्ट और कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 2 × 66, देखिए ये 2 ऐसे करो, ठीक है, 2 × 66 माइनस, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, 12 × -4, ठीक है। यहाँ पे भले एक दो बार गलती करो लेकिन एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तो 6 × 2 12, 6 × 2 12 + 1 13। अब ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। ठीक, तो 12 × 4 कितना होगा, 48। तो 8 2 10 और 4 3 7 + 1 8 और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 180 होगा, डीवाई का वैल्यू 180 होगा। ओके, मैत्री, धीरज, कितना आया है इसका वैल्यू डीवाई का? अभिज्ञा, अनुज, यश, समीक्षा, ओके। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा dx/d, dx/d। तो dx का वैल्यू 70 और d का वैल्यू 10, d का वैल्यू 10। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 7। ओके, y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू होगा dy/d, dy/d। तो dy का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया आपका 18। ठीक, तो क्या x और y का वैल्यू हमने निकाल दिया तो हो गया सारा कुछ? नहीं, क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा है आपसे, फ्रैक्शन पूछा है, उसको फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, मैंने एक बार टेस्ट लिया था तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। ठीक है, उसमें काफी बच्चों ने क्या किया था, x और y का वैल्यू निकाल करके वहीं पे आंसर लिख दिया था। ठीक है, तो मैंने सबके जो है वो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया था मैंने। ओके, या फिर जो भी होगा आपका, जो भी कॉपी चेक करेगा वो ऐसे ही करेगा। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे एक लाइन लास्ट में लिख देना है कि hence the fraction is the fraction x/y इक्वल टू 7/18। ठीक है, लास्ट में आपको जो पूछा गया है वो आपको लिख देना है। ओके, तो आपका फ्रैक्शन क्या हुआ, 7/18। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग अब कर लेंगे ना। सबसे पहला काम, जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहे तो फर्स्ट थिंग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ओके, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें देखना है कि किसको x माने और किसको y। ओके, उसके बाद फिर जो भी स्टेटमेंट है उससे आपको इक्वेशन बनाना है, और जब आप एक बार इक्वेशन बना लिए तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ओके, हाँ, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम का इस तरीके क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ओके,
चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 1। ठीक, तो क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बोल रहा है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं, x की जगह पे 1 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा। y का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे 4x प्लस 5y है, ठीक है, तो रख दो यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल टू 19, और x का वैल्यू कितना रखना है, तो 1 रखना है, तो 1 रख दो। 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू y का वैल्यू तो नहीं पता है, तो 5y ही रहने दो। 5y इक्वल टू 19, तो ये हो गया आपका 5y इक्वल टू 19 माइनस 4, y इक्वल टू होगा आपका 15 डिवाइड बाई 5। 19 माइनस 4 15, 15 बाई 5, और ये डिवाइड करोगे तो ये हो गया y का वैल्यू 3। ठीक है, तो 3 आंसर होगा आपका। ओके, नेक्स्ट आपका है फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y dx इक्वल टू 49, dy इक्वल टू माइनस 63, d इक्वल टू 7, देन व्हाट इज x। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा, इसको बताइए आप लोग क्या होगा। ए ऑप्शन 7। ओके, दो ही ने आंसर किया है। ठीक है, फिर तो सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्रेमर्स रूल में हमने पढ़ा था x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू डी एक्स बाई डी। ठीक, और y इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो dx का वैल्यू 49 दिया हुआ है, तो dx के जगह पे 49 पुट करो। d का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो 7 पुट करो, तो 7 से ये डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू 7 होगा। ठीक है, पूछा क्या है, x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 7 होगा। अगर यही इसने पूछ दिया होता कि y का वैल्यू बताइए, तो y का वैल्यू बताने के लिए क्या करते हैं, -63 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -7, नहीं नहीं 7 9 जा 63 -9। ओके, तो अगर y का वैल्यू पूछता तो ये होता, अगर x का वैल्यू पूछा है तो आपका 7 होगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू कितना होगा। मैं अभी देख रहा हूँ किसका किसका भी डिटर्मिनेंट सही हुआ है। ओके, सारे लोग इसका आंसर देंगे। ओके, दो ने आंसर किया, दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट।
बाकी अभिज्ञा, धीरज, अनुज, यश, समीक्षा पाटिल, मैत्री, मानसवी, देखिए 5 - 7 3 - 4, ठीक। तो 5 देखिए, हम लोग पहले वाला जो एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 5 है। 5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ओके। 5 इंटू -4, फिर माइनस साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस साइन। फिर -7 इंटू 3 करेंगे, तो -7, अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दो क्योंकि दो माइनस है, और इंटू 3, ठीक है। तो 5 इंटू 4, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन के साथ 5 इंटू 4 20। अब यहाँ पे 7 इंटू 3 कितना होगा, 21, माइनस साइन के साथ, तो माइनस -21, ओके। तो यहाँ पे होगा आपका -20, और ये माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस +21, ओके। तो ये हो गया -20 +21, ये होगा आपका +1, ठीक है। तो +1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ सोहम? ओके, वेरी गुड। अब चलिए, जो हमने बोला था आपको कि लास्ट में हम एक इसके बाद एक और क्वेश्चन है, डी निकालना है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ओके। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपने अभी तक इसका थ्योरी जो है नहीं पढ़ा होगा, ओके। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम लोग वो करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि नो सॉल्यूशन होगा, कौन सा ओनली टू सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें, ओके। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ax + by = c एंड mx + ny = d and an not equal to bm, then these simultaneous equations have, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, जैसे कि दोनों इक्वेशन को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा उसको आपको इस तरीके से लिख लेना है, a1x + b1y = मैं एक जनरल कंडीशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद a2x + b2y = c2, ठीक। तो ये आपको पहले लिख लेना है दोनों इक्वेशन को, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ और ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, जो भी x और y का कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करना है, ठीक। तो अगर देखिए ये कंडीशन क्या है कि अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू
नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हुआ, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ, तो ये होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए सारे लोग, ये होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मैं अभी बताऊंगा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ये होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। आवाज आ रहा है ना सबको? मैं वॉइस इज क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। कि आपका फर्स्ट कंडीशन है, ठीक। सेकेंड है आपका कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, या उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2। अगर इस तरीके का कंडीशन दिखे तो इसमें होगा आपका नो सॉल्यूशन, ठीक, इसमें होगा नो सॉल्यूशन, ये होगा आपका नो सॉल्यूशन। थर्ड है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरीके का कंडीशन अगर आता है तो उसका होगा आपका मेनी सॉल्यूशन, ठीक, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ठीक, मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए इसको हम समझते हैं। जैसे कि आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है, ग्राफ आपने पढ़ा है, तो ग्राफ पे जब भी हम लोग दो इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये आपका, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ये हो गया आपका वाई, ये हो गया माइनस वाई, ये आपका एक, और ये आपका माइनस एक्स। ओके, जैसे कि आपका ये फर्स्ट इक्वेशन का मैं यहाँ पे एक मतलब लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का लाइन इस तरीके से आया, ठीक, और सेकेंड इक्वेशन का लाइन कुछ इस तरीके से आया, ठीक। तो ये जो कंडीशन है, ये क्या हो रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कट कर रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मतलब इसका क्या है, एक सॉल्यूशन आ रहा है। सॉल्यूशन डेट मीन्स कि आपका ये जहाँ पे कट कर रहा है वो क्या होगा, एक्स कमा वाई होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरे कंडीशन में नो सॉल्यूशन। जब इस तरीके का होगा तो इसमें जो आपका इक्वेशन होगा, ठीक है, जो भी आपका ग्राफ हो बनेगा, वो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। और थर्ड कंडीशन आपका क्या होगा, थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में आपका दोनों लाइन जो है आपका, दोनों लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा। जैसे ये पहले वाले में देखिए, पहले वाले में क्या हो रहा है,
ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं एक जगह पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। और मेनी सॉल्यूशन कब होगा? जब दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो ये जैसे यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब आपका x का कोफिशिएंट और मतलब दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट का हम रेशियो लेंगे और दोनों इक्वेशन का y का कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे। अगर ये मतलब जो रेशियो है अगर इक्वल नहीं हुआ, तब ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उसको वो कहीं ना कहीं पे कट करेगा। ओके। फिर अगर हम क्या करेंगे, a1/a2 करेंगे, मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे, फिर y का कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गया, तब जाएंगे हम थर्ड कंडीशन के लिए, तब फिर कांस्टेंट टर्म का रेशियो देखेंगे। अगर ये मतलब इक्वल नहीं हुआ, इसके इक्वल, ये सब के इक्वल नहीं हुआ, तो हम इसको बोलेंगे ये आपका नो सॉल्यूशन है। ओके। और अगर इक्वल हो गया, अगर इक्वल हो गया मतलब कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो ये सब के रेशियो के अगर इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन। और मेनी सॉल्यूशन में दोनों जो भी लाइन होगा ग्राफ पेपर पे आप जब ड्रॉ करोगे, तो वो दोनों कोइंसाइड करेगा। नो सॉल्यूशन के कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे से दूरी पे कुछ रहेगा और दोनों पैरेलल होगा, मतलब समानांतर होगा। ओके। और यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में दोनों एक दूसरे को कट करेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो आपका क्वेश्चन है उसको, ठीक। तो जिनको भी नोट करना है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करके फिर डन लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको स्किप नहीं कर, इसीलिए मैंने बोला था कि आप आज की क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके। ओके, सबने नोट कर लिया, वेरी गुड। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दो इक्वेशन है, ये और ये, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे, क्या लेंगे, a/m, ठीक। और y के कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे, तो ये क्या होगा, b/y, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है कि a/m और b/y जो है वो हमको पता नहीं है ये इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, an नॉट इक्वल टू bm, नॉट इक्वल टू bm, ठीक। तो क्या इसको क्या लिख सकते हो, ये जो m है इसको नीचे की तरफ लिख सकते हैं, a/m, और b/n लिख सकते हैं ऐसे। n यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो am नॉट इक्वल टू bn, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू का साइन है, मतलब ये दोनों रेशियो x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं होता है, तो वो कौन सा कंडीशन होता है, यहाँ पे बताइए कौन सा कंडीशन होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो कौन सा कंडीशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके। तो यूनिक सॉल्यूशन किस में है, यूनिक सॉल्यूशन किसी में नहीं है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है।
एक दिया हुआ है ओनली वन कॉमन सोल्यूशन, ओके। दूसरा दिया हुआ है नो सोल्यूशन, ठीक है। तो नो सोल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि नो सोल्यूशन का कंडीशन ये नहीं है। नो सोल्यूशन का कंडीशन आपका ये वाला है, सेकेंड वाला है। तो नो सोल्यूशन का कंडीशन तो है नहीं। थर्ड है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो ये भी नहीं होगा। इन्फिनाइट बोलो या फिर मेनी सोल्यूशन बोलो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओनली टू सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें तो टू सोल्यूशन होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ओनली वन कॉमन सोल्यूशन, ठीक है। तो ओनली वन कॉमन सोल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन, ठीक। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, ओके। तो ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, वेरी गुड। तो आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो एंड हुआ आज, ठीक है। उसका रिवीजन आज एंड हुआ, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। आप लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको अ, कोई भी अगर डाउट होता है आपको, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। इसको नोट कर लीजिए अगर कोई। सर योर नंबर प्रेजेंट इन ग्रुप, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो है नंबर तो अच्छी बात है। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है। या फिर मैम के भी व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं, ओके। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। ओके, प्लीज लीव द क्लास।